हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 1951 लैंडिंग करने के लिए रनवे से अलाइन होने लगा, लेकिन तभी प्लेन का स्पीड एकदम से धीमा हो गया और प्लेन सीधे किसी पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। पायलट के लाख कोशिशों के बावजूद भी इसे बचाया नहीं जा सका। इस विशाल प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। प्लेन का एरोडायनामिक डिजाइन आधुनिक शक्तिशाली इंजन प्लेन को हवा में बनाए रखता है, पर फ्लाइट 1951 के साथ आखिर क्या हुआ? क्यों इतने आधुनिक प्लेन होने के बावजूद भी ये किसी पत्थर की तरह आसमान से जमीन पर आ गिरा? जानेंगे पूरी कहानी विस्तार से आज के इस केस स्टडी में। बोइंग 737-800 का एक आधुनिक प्लेन 24 जनवरी 2002 में पहली बार उड़ान भरा। ठीक इसके 2 महीने बाद ही टर्किश एयरलाइन ने इसे खरीद लिया और इस तरह से टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 1951 बन के तैयार हो गया। करीब 7 साल बाद 25 फरवरी 2009 इस्तांबुल एयरपोर्ट टर्की सुबह के करीब 9 बजे फ्लाइट 1951 में 128 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स एक एक करके सवार होने लगे। मौसम भी बिल्कुल साफ था। करीब 9:26 में प्लेन एम्स्टर्डम एयरपोर्ट नीदरलैंड के लिए रवाना हो गया। इस प्लेन को 54 वर्षीय कैप्टन हसन उड़ा रहे थे। वो काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और 1996 से ही वो टर्किश एयरलाइन में प्लेन उड़ा रहे थे। उनके अलावा प्लेन में 42 वर्षीय को पायलट और पीछे के सीट में 28 वर्षीय सेफ्टी पायलट भी थे। इन्होंने बस 3 साल पहले ही टाइप रेटिंग किया था। देखा जाए तो ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट भी थी। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। बादलों को चीरता हुआ प्लेन एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में पहुंचने ही वाला था। पायलट्स ATC की निगरानी में बने हुए थे और लैंडिंग चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाने लगा। ATC ने रेडियो कॉल के जरिए कैप्टन को कहा कि आप रनवे 18 में लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसी दौरान उन्हें एक अलार्म भी सुनाई दिया। अब क्योंकि पायलट ने इस अलार्म के बारे में ATC को कुछ नहीं बताया, इसलिए ATC ने भी इस अलार्म को इग्नोर कर दिया। और वैसे भी तो ये प्लेन कुछ ही मिनट्स में लैंड करने ही वाला था। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन होने लगा। अब तक भी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि कुछ ही सेकंड्स में इस प्लेन के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। प्लेन एयरपोर्ट की तरफ जाते जाते एकदम से धीमा हो गया, इतना धीमा कि वो आगे जाने के बजाय नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन को लिफ्ट मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था। ये किसी पत्थर की तरह धरती से टकरा गया। प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। दोनों इंजन टूट के 330 फीट दूर चला गया। पर किस्मत अच्छी थी कि प्लेन में आग नहीं लगी, क्योंकि आमतौर पर प्लेन क्रैश में लोगों की जान नहीं जाती, बल्कि क्रैश के बाद आग लग जाने से लोगों की मौत हो जाती है जल के। फ्लाइट 1957 की किस्मत बहुत अच्छी थी। इतने जोरदार इम्पैक्ट के बावजूद भी प्लेन में आग नहीं लगी थी। सभी लोग घायल लेकिन सुरक्षित थे। इन सभी को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अब क्योंकि ये हादसा एयरपोर्ट के बेहद नजदीक हुआ था, इसलिए महज कुछ ही मिनट्स में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। 60 एम्बुलेंस घटनास्थल पर तैनात हो गया। कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उनके लिए 3 हेलीकॉप्टर्स का भी इंतजाम किया गया। हादसे में 135 में से 126 लोगों को बचा लिया गया, पर अफसोस इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 3 पायलट्स भी थे। तीनों पायलट्स के डेड बॉडीज को कई घंटों तक कॉकपिट में ही छोड़ दिया गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसे के ठीक पहले कौन कहां क्या कर रहे थे। करीब रात के 9 बजे तीनों बॉडीज को निकाला गया। एक पैसेंजर का ये भी कहना था कि क्रैश के वक्त तीनों में से एक पायलट जिंदा थे। इस हादसे में कई सारे सवाल घूमने लगे, जिसका जवाब पूरी दुनिया को जानना था। साल 2009 तक सोशल मीडिया का भी चलन शुरू हो चुका था। प्लेन क्रैश के फोटोज सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। अब सबको बस जवाब चाहिए था कि कैसे एक आधुनिक प्लेन क्रैश हो सकता है। ATC के द्वारा सुना गया अलार्म क्या था? कैसे प्लेन का स्पीड अचानक से बेहद धीमा होके किसी पत्थर के समान नीचे गिरने लगा? इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब इन सारे अनसुलझे सवालों को सुलझाना था।
शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था कि हो सकता है प्लेन का फ्यूल ही खत्म हो गया हो, पर यह शक कुछ ही पलों में दूर हो गया क्योंकि प्लेन के टैंक में अब भी काफी मात्रा में फ्यूल मौजूद था और आखिरी वक्त में पायलट ने भी ये जिक्र नहीं किया कि प्लेन में फ्यूल की कमी है, मतलब कि यहाँ पर मामला ही कुछ और था। आई विटनेस की माने तो प्लेन बेहद धीमा हो चुका था। उड़ते हुए प्लेन का स्पीड जरूरत से ज्यादा कम हो जाना ये इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि प्लेन स्लो स्पीड स्टॉल में चला गया होगा। पर यह स्टॉल क्या होता है दोस्तों? आपने बचपन में पेपर प्लेन तो जरूर उड़ाया होगा। जब हम इसे मोड़कर फेंकते थे तब यह कुछ दूर उड़ता था, लेकिन जैसे जैसे पेपर प्लेन का स्पीड कम होता ये धरती पर गिर जाता। स्लो स्पीड स्टॉल पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। प्लेन का इंजन प्लेन को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ने के कारण ही प्लेन को लिफ्ट मिलता है। जैसे जैसे प्लेन का स्पीड कम होता जाएगा इसे लिफ्ट मिलना भी बंद होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब प्लेन किसी पत्थर की तरह नीचे जमीन पर गिर जाएगा। कहीं ना कहीं फ्लाइट 1951 इसी स्टॉल की ओर ही इशारा कर रहा था। कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर भी मैक्सिमम पर था, यानी कि क्रैश से पहले पायलट प्लेन के स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अंधेरे में तीर मारने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कोई पुख्ता सबूत दे पाता तो वो था ब्लैक बॉक्स। दोनों ही ब्लैक बॉक्स को घटनास्थल से बरामद कर लिया गया। दिन बीते, महीने बीता, 1 साल गुजर गया, तब जाके फाइनल रिपोर्ट पब्लिश किया गया। ये रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बयान करने लगी जिसमें ये बता पाना बेहद मुश्किल हो गया कि गलती कहाँ और किसकी थी। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार प्लेन का रेडियो अल्टीमीटर जो कि ये मेजर करता है कि प्लेन की ऊंचाई कितनी है, उसमें खराबी आ चुकी थी। दरअसल प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के लिए 4 एंटीना लगा होता है। 2 एंटीना सिग्नल को ग्राउंड में सेंड करता है और फिर ये सिग्नल वापस बाउंस बैक करके प्लेन तक पहुंचता है। अब इस दोनों सिग्नल को रिसीव करने के लिए भी 2 एंटीना लगा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर इस सिग्नल का टाइम और वेलोसिटी पता है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रेडियो अल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई का पता लगा लेता है। अब यहाँ पर दोनों पायलट के लिए अलग अलग अल्टीमीटर होता है ताकि अगर दोनों में से एक में खराबी आ जाए तो पायलट आराम से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा खराब है और कौन सा सही है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार कैप्टन के साइड का अल्टीमीटर खराब हो चुका था। ये दिखा रहा था कि प्लेन का एल्टीट्यूड -8 फीट है, मतलब कि अल्टीमीटर को लग रहा था कि प्लेन ग्राउंड में है, लेकिन प्लेन तो हवा में फ्लाई कर रहा था। अब क्योंकि अल्टीमीटर को लग रहा था कि प्लेन ग्राउंड में है, इसलिए इसके लैंडिंग गियर को डाउन होना चाहिए। इसलिए कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। ये अलार्म लैंडिंग गियर अलार्म था और इसी अलार्म को एटीसी ने भी सुना था। कैप्टन -8 फीट देखकर ही समझ गया कि अल्टीमीटर खराब हो चुका है, इसीलिए वो अलार्म को इग्नोर कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अलार्म को ऑफ कर दिया और पूरा ध्यान प्लेन को लैंडिंग कराने में लगा दिया। पर क्या एक खराब रेडियो अल्टीमीटर प्लेन को क्रैश करा सकता है? प्लेन का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कहीं पर भी एक छोटा सा इशू हो जाए तो प्लेन के किसी इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर प्लेन नॉर्मली फ्लाई नहीं करता तो ऑटो पायलट को डिसंगेज करके प्लेन को मैनुअली फ्लाई कराया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ने बोइंग 737-800 का कंप्लेन लिस्ट निकाला। यहाँ पर रेडियो अल्टीमीटर से रिलेटेड 2500 से भी अधिक कंप्लेंट्स दर्ज किया जा चुका था, पर अब तक कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर समस्या कुछ और थी। रेडियो अल्टीमीटर तो बस एक शुरुआती जरिया था प्लेन क्रैश का। फ्लाइट 1951 2000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा था और इसे रनवे 18 पर लैंडिंग करना था। लैंडिंग कराने के लिए प्लेन को 265 डिग्री लेफ्ट की ओर मोड़ना था, लेकिन प्लेन का एल्टीट्यूड अधिक होने के कारण प्लेन सही समय पर मुड़ नहीं पाया। यहाँ पर एटीसी ने कहा कि अब आप 210 डिग्री में मुड़ जाएं। यहाँ से आप ग्लाइड स्लोप में आ सकते हैं, पर ऐसा करने से प्लेन का स्पीड भी बढ़ने वाला था। इसे दूसरे एंगल से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह है प्लेन का रनवे और यह है 2.8 से 3.5 डिग्री का ग्लाइड स्लोप। हर प्लेन इसी के बीच से होकर लैंडिंग करता है। अगर ये इसके ऊपर गया तो प्लेन रनवे के बीच में लैंड करेगा, और अगर ये ग्लाइड स्लोप के नीचे आ जाए तो रनवे पर पहुंचने से पहले ही ये क्रैश हो जाएगा। फ्लाइट 1951 ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर फ्लाई कर रहा था।
यहाँ पर ग्लाइड स्लोप में आने के लिए प्लेन के एल्टीट्यूड को अचानक से डाउन करना था, और अगर प्लेन अचानक से नीचे आता तो जाहिर सी बात है प्लेन का स्पीड भी बढ़ जाता। अब पायलट ने प्लेन को अचानक से नीचे ले आया ताकि वो ग्लाइड स्लोप में पहुंच सके। अब जाहिर सी बात है प्लेन अगर अचानक से नीचे आता है तो प्लेन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ऐसे केस में ऑटो थ्रोटल काम आता है। ये बेसिकली जरूरत पड़ने पर प्लेन के स्पीड को कम या अधिक कर सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली। प्लेन का बढ़ता हुआ स्पीड देखकर ऑटो थ्रोटल ने थ्रस्ट लीवर को आइडल कर दिया, यानी कि 0 पावर। अब प्लेन का स्पीड धीरे धीरे कम होने लगा। प्लेन अब करीब 1000 फीट के एल्टीट्यूड में आ चुका था, और मुसीबत तो इसके बाद ही शुरू हुआ। फॉल्टी अल्टीमीटर की वजह से कंप्यूटर को ये लगने लगा कि प्लेन ऑलमोस्ट रनवे पर आ ही चुका है, इसलिए प्लेन रिटार्ड मोड में चला गया। नॉर्मली प्लेन इस मोड में तब जाता है जब प्लेन एकदम से लैंड करने ही वाला होता है। इस मोड में प्लेन का नोज अप हो जाता है, लेकिन फ्लाइट 1951 अभी 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर था। उधर प्लेन का स्पीड लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन मुसीबत तब शुरू हो गया जब ऑटो थ्रोटल प्लेन के स्पीड को जरूरत से भी अधिक कम कर दिया। पायलट को अब तक भी ये लग रहा था कि ऑटो थ्रोटल प्लेन के स्पीड को कम कर रहा है क्योंकि प्लेन का स्पीड अधिक हो गया होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। खराब अल्टीमीटर ऑटो थ्रोटल को ये बता रहा था कि प्लेन -8 फीट पर है, यानी कि ग्राउंड में है। अब ऑटो थ्रोटल के कंप्यूटर को लगा कि अगर प्लेन ग्राउंड में पहुंच चुका है तो इसे पावर की जरूरत ही नहीं, इसलिए उसने पावर को आइडल कर दिया। लेकिन असल में प्लेन ग्राउंड में तो था ही नहीं। अब प्लेन करीब 470 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच चुका था। तब जाके लैंडिंग चेकलिस्ट का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, यानी कि दोनों पायलट 470 फीट तक लैंडिंग प्रोसीजर को ही फॉलो कर रहे थे, जबकि उन्हें ये सारे काम 1000 फीट के एल्टीट्यूड में ही निपटा देना चाहिए था। अगर किसी कारण से लैंडिंग चेकलिस्ट में लिखे सारे प्रोसीजर को पायलट 1000 फीट के एल्टीट्यूड तक आते आते फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें गो अराउंड लेना चाहिए था, यानी कि एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उधर दोनों पायलट्स प्लेन के लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करने में व्यस्त थे। ऊपर से कॉकपिट में बहुत सारे अलार्म बजने लगा था। अब तक प्लेन बेहद धीमा हो चुका था और अचानक से प्लेन का योक हिलने लगा। ये एक वार्निंग था कि जल्द से जल्द प्लेन के स्पीड को बढ़ा दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी कीमत पर 450 फीट के एल्टीट्यूड पर प्लेन को स्टॉल कंडीशन से बचा पाना नामुमकिन है। पीछे बैठे फर्स्ट ऑफिसर ये चिल्लाने लगे कि प्लेन की स्पीड को बढ़ाओ। दरअसल उन्होंने कुछ ही सालों पहले टाइप राइटिंग किया था, यानी कि वो बिल्कुल ही नए थे, और नए नए पायलट्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि फ्लाइट सिमुलेशन में प्लेन को लैंड कराने के दौरान प्लेन का स्पीड कम होने के कारण स्टॉल में चला जाता है। पर अफसोस इस एक्सपीरियंस के बावजूद भी प्लेन को बचाया नहीं जा सका। इसके फाइनल रिपोर्ट में ये बताया गया कि प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर में खराबी आ चुकी थी। दूसरी गलती ये कि पायलट ने गलत डिसीजन लिया। 1000 फीट पर अगर लैंडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था तो उन्हें गो अराउंड करना चाहिए था। ऐसा करने के लिए उन्हें ऑटो थ्रोटल को डिसंगेज करना पड़ता, तब जाके एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस लैंड कर सकते थे। और अगर ऑटो थ्रोटल डिसंगेज हो जाता तो ये प्लेन क्रैश कभी होता ही नहीं। इस प्लेन क्रैश के बाद लैंडिंग चेकलिस्ट में एक और लाइन ऐड कर दिया गया कि अगर रेडियो अल्टीमीटर खराब हो जाता है तो ऑटो थ्रोटल को ऑफ कर दें। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।